नमस्कार साथियों, मैं एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूँ एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय के साथ जो पिछले वीडियो में मैं कह ही रहा था कि बलबन को लेकर मैं उपस्थित हो जाऊंगा। तो बलबन के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं कि बलबन गयासुद्दीन बलबन 1266 से लेकर 1287, इसका मूल नाम है बहाउद्दीन। ठीक है, बहाउद्दीन, उपनाम है बलबन खुर्द, जाति इलवरी तुर्क, वंशज अफरासियाब। ये जो ख्वारिज्म की तरफ में अफरासियाबी शासक हुआ करते थे, वो कहता था कि मैं उसका वंशज हूँ, अफरासियाबियों का। उपाधि गयासुद्दीन राज्यारोहण के समय धारण की थी। उलूग खां इसको उपाधि दी थी नसरुद्दीन महमूद ने मंगोलों को हराने पे। नायब मुमलिकात, पुत्री की शादी जब कर देता है हुजैदा की, तब मैंने पिछले वीडियो में बताया है। नायब खुदाई, पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि। फर्रे इजदी कहता था अपने आप को, फर्रे इजदी। जिल्ले इलाही कहता था, ईश्वर का प्रतिबिंब, यानी स्वयं को धारण करके कहता था मैं ईश्वर का प्रतिबिंब हूँ। जनता का पिता कहता था, खुफिया कातिल। नायक सुल्तान मिनहाज कहता था सुल्तान है। बरनी के अनुसार बलबन मलिक से खान बना और खान से सुल्तान बना। चलिए, बलबन के भाई मलिक इजुद्दीन किसलू खां को बलबन बुजुर्ग या ज्येष्ठ बलबन या बलबन जर या सफ़ेद बालों वाला कहता था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक किसी बुक में नहीं मिलेंगी। आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जरूर काम आएगा तुम्हारे। इसकी उपाधियों को लेकर तो जरूर पूछा जाएगा। अब आगे देखते हैं, बलबन को इल्तुतमिश ने 1233 ईस्वी में ग्वालियर विजय के बाद खरीदा था। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 40 दल में शामिल किया। बलबन ने संजर को अपना पथ प्रदर्शक घोषित किया। इसने अपने दरबार का गठन फारसी पद्धतियों पे किया, BIMP। इसने इस्लामिक पद्धतियों को त्याग करके फारसी पद्धति पे दरबार का गठन। देखो, गैर इस्लामिक प्रथाएं, ईरानी प्रथाओं से त्यौहार बनाना, बच्चों के नाम वाम रखना। इसने सजदा, झुककर सलाम करना, और पैबोस, पैरों को चूमना, झुककर के घुटनों के बल सलाम करना। ये चाहता था कि मेरी ज़्यादा वाहवाह हो, मैं एक शक्तिशाली राजा के रूप में प्रतीत हूँ, क्योंकि ये छोटे पद से ऊपर गया था। जैसे आप भरे पड़े हो ना नौकरी के लिए, नौकरी लग जाएगी तो बस धुआं निकाल देंगे, आग लगा देंगे, तूफान मचा देंगे, और ये सब आसमां धरती एक कर दूंगा। नौकरी लगते ही लग रहा होगा आपको कि बस कैसे भी करके मुझे एक नौकरी मिल जाए, फिर देखना मैं क्या कर दूंगा। वो यही इसके सामने हो गया। ईरानी त्यौहार नौरोज़ प्रारंभ किया। ये क्या त्यौहार है देख लो, सूर्य पूजा त्यौहार है। ईरानी वर्ष के प्रथम दिन से 19 दिन तक चलने वाली प्रथा है। बलबन ने शराब पर प्रतिबंध लगाया। सामाजिक सभाओं में नृत्य और संगीत और मद्यपान पर रोक लगा दी। विशेष वस्त्र धारण करके ही दरबार में आने की अनुमति दी गई। दरबार में हंसी मजाक बंद करवा दी। इसको निजी सेवक जो इसके थे, उन्होंने कभी भी इसे शाही पोशाकों, मोजे दस्तानों के सिवा नहीं देखा था। इसके बिना कभी देखा ही नहीं था। मुकुट के बिना भी कभी नहीं देखा था। सोच लो कितना गुस्से में था। इसे सत्ता का कितना बड़ा जुनून था, सत्ता के लिए मरा जाता था ये। ठीक है, राज्यारोहण से पूर्व पुत्रों के नाम इसने महमूद रखा, मोहम्मद रखा था, परंतु जैसे राज्यारोहण हो गया और ईरानी त्योहारों को, ईरानी प्रथाओं को मानने लग गया, तो इसने अपने नाम बदल दिए बच्चों के। क्या कहा? कैकुबाद, कैखुसरो, क्यूमर्स, ऐसे नाम रख दिए गए। ठीक है, बलबन कहता था कि जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूँ या किसी गरीब व्यक्ति को देखता हूँ, तो मेरे रक्त की नसें फट जाती हैं और मैं उत्तेजित हो जाता हूँ, क्रोध के मारे फटा पड़ता हूँ, ये कहता था। ठीक है, बलबन के राजत्व का सिद्धांत, BIMP, PCS के मेंस एग्जाम में आप जरूर लिखेंगे, आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा कि बलबन के राजत्व सिद्धांत, अरबों के आक्रमण का प्रभाव, गोरी के आक्रमणों के क्या क्या प्रभाव रहे, उसके क्या क्या आक्रमण हैं, महमूद गजनवी के समय कौन कौन से आक्रमणों के क्या क्या राजाओं ने कैसे सामना किया, क्या कमियां रहीं, हार की, ये सब पूछे जाते। तो उसमें से एक ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, बलबन के राजत्व का सिद्धांत। वो स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था, फर्रे इजदी कहता था, नायावत एस खुदाई कहता था, स्वयं को ईश्वर का प्रतिबिंब कहता था, जिल्ले इलाही, पैगंबर के बाद में अपने आप को बताता था। साधारण व्यक्तियों की सेवा करना बंद कर दिया, छोटे अमीरों से बात करना बंद कर दी, दरबार में केवल अमीरों से बात करता था। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामिक प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया, BIMP मोस्ट सवाल है। सिजदा और पाबोस और नौरोज प्रथा, BIMP, ये भी 3 स्टार रेटिंग वाला सवाल है भैया।
अच्छा, केवल कुलीन व्यक्तियों को ऊंचे पदों पर नियुक्त करने का इसने बीड़ा उठाया। शराब पीना, हंसी मजाक करना बंद करवा दिया। सामाजिक सभाओं में नृत्य, संगीत और मद्यपान, धूम्रपान निषेध करवा दिया। ऐसा मानता था कि लोग शराब पिएंगे, मीटिंग्स करेंगे, जुआ खेलेंगे, उसी में प्लानिंग करेंगे मेरे खिलाफ। इसलिए इसने ये अंगरक्षक इसके जो थे तलवारें लेके चलते थे इसके साथ में, ऐसे खड़ी नंगी तलवारें। और क्या कहते थे पता है? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सोचो आप कितना सत्ता का इसके अंदर एक जोश जुनून था सत्ता कब्जा करने का। तो लौह व रक्त की नीति अपनाई इसने। 40 दल का भी जो है दमन कर दिया, क्योंकि 40 दल के लोग ख़त्म भी हो चुके थे और ये भी कुछ खुद 40 दल में था। ऐसा इसका मानना रहा होगा कि जैसे मैं सत्ता पर काबिज हुआ हूँ, कोई और प्लानिंग ना कर ले और मुझे हटाकर सत्ता हासिल ना कर ले, इसलिए उसने वही ख़त्म कर दिया। इसने अवध के व्यापारिक मार्गों को मुक्त किया और हूद पर्वतमाला के विद्रोह का दमन किया। कटेहरों का दमन, मेवातियों का दमन, तुर्के चहलगानी का दमन। तुर्के चहलगानी का दमन क्यों किया, इसके बारे में अगर पूछा जाए तो क्या उत्तर देंगे आप? देखो, कोई दल का सदस्य सत्ता को चुनौती न दे दे, सबसे बड़ी बात। राजपद में राज परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, निरंकुश सत्ता स्थापित करने के लिए। अधिकतर 40 दल के सदस्य मर चुके थे। तुर्की दासों को 40 दलों के समकक्ष बनाना चाहता था। तो कितनी बातें इंपॉर्टेंट हैं कि वो चाहता था कि तुर्की कोई भी 40 दल का सदस्य सत्ता हासिल ना कर ले। ज़्यादातर तो कमज़ोर भी हो गए थे और वो ये चाहता था कि निरंकुश सत्ता स्थापित रहे, राजपद में मेरी सत्ता, राज सत्ता है वो सुरक्षित बनी रहे। और 40 दल के सदस्यों को कठोर दंड देना प्रारंभ कर दिया। जैसे शेर खान चचेरा भाई था। मंगोलों से मिलने का शक होने के कारण इसने उसे जहर देकर मरवा दिया। समझ रहे हो? अपने चचेरे भाई को ही मरवा दिया कि मंगोलों से मिल गया है, शायद शक के कारण ही केवल। मलिक बकबक बदायूं का जो इक़्तिदार था, इसने अपने दास को मारा, इसलिए इसने इसे कोड़ों से जनता के सामने पिटवाया। ठीक है। अहमद खां अवध का इक़्तिदार था, इसको 500 कोड़े लगवाए। ठीक है। और अमीन खां बंगाल का असफल अभियान करने चला गया तो अयोध्या के फाटक पर इसको उल्टा लटकवा दिया मरवा के। तो सोचो, अपने ही जो थोड़े बहुत शक या थोड़ी असफलताएं हासिल कर लेते थे, कोई गलती से हो गए तो उनको भी सजा देने लग गया था। यही तो इसकी नीति है। तुगरिल खां जो कि बंगाल का इसने सूबेदार चुन रखा था, उसने खुद विद्रोह कर दिया, माना गया। उसने सिक्के जारी कर लिए, अपने नाम का खुतबा पढ़वा दिया। इसीलिए इसने मगीसुद्दीन की उपाधि धारण कर ली तुगरिल खां ने। तो भैया तुगरिल खां को मारने का अभियान चलेगा, अभी देखते हैं। उससे पहले हम एक बार देख लें कि इसने क्या क्या किया। शेर खान को, अपने चचेरे भाई को मरवा दिया। मलिक बकबक को खूब पिटवाया। अहमद खां को 500 कोड़े लगवाए। अमीन खां को अयोध्या के किले पे भाटक पर लटकवा दिया। तुगरिल खां को, अब देखो तुगरिल खां कैसे मारा। चलिए, तुगरिल खां, बहाउद्दीन तुगरिल बंगाल का शासक, एक दे दिया गया था कि सूबेदार बन जाओ, लेकिन वो वहाँ जा करके तो राजा बन गया। बोलने लग गया कि जी मैं सिक्के चलाऊँगा, मैं मगीसुद्दीन हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, खुतबा पढ़वा दिया। अब क्या हुआ, इसे मारने के लिए उसने अपने पुत्र बुगरा खां को भेजा। बुगरा खां को गया, उसको लेके स्वयं बलबन गया और तुगरिल वहाँ से भाग गया। जाज नगर पहुँचा और वहाँ उसका पीछा करते करते सोनार गांव पहुँच गया। और तुगरिल आगे बलबन पीछे, जहाँ जंगलों में जाकर तुगरिल खां छुप गया। इसको एक सूचना दी गई मोहम्मद शेरंदाज के द्वारा कि देखो जंगलों में छुपा हुआ है। उसे मारने के लिए बलबन ने दो व्यक्ति चुने, मुकद्दर और अली। इसमें अली ने कुल्हाड़ी से घोड़े पे भागते हुए तुगरिल का सर काट दिया। इसी उपलक्ष्य में बलबन ने अली को तुगरिल कुश की उपाधि दी और बाकी जो उसका परिवार बचा था उन सभी परिवार वालों के माथे में कील ठोक दी, उनमें ठोपर मारता, उनके सैनिकों को लाइन में खड़ा करके ऐसे बुरी तरह से यातनाएं दी गई। ऐसा माना गया है कि 2 मीटर से लंबी लाइन में उसके सैनिक खड़े कर दिए गए थे तुगरिल के और उनको सबको यातनाएं दी गई। आखिरकार उसने बंगाल का अब शासक बुगरा खां को बना दिया और बंगाल का इक़्तिदार बना दिया बुगरा खां। यह प्रथम अभियान था जिसमें बलबन दिल्ली से दूर गया था। ठीक है, आप देखेंगे एक बार बलबन की स्थापत्य कला देखते हैं। इसने कुछ लाल यानी कि लाल महल दिल्ली में बनवाया। बलबन का मकबरा विशुद्ध इस्लामिक शैली में बनने वाला भारत में पहला मकबरा है दिल्ली में। केसर सफ़ेद दारुल अमन
चारों कोनों पर, दिल्ली के 4 कोनों पर 4 किले बनवाए, भोजपुर, पटियाली, काम्पिल, जलाली। ठीक है, भोजपुर, पटियाली, काम्पिल, जलाली, आप याद कर लो। बीपीकेजे भोजपुर, पटियाली, काम्पिल, जलाली। गोपालगिरी में किला बनवाया, बलपन ने चांदी का सिक्का भी जारी किया था। आप देख रहे हैं लाल महल को, ठीक है, आप लाल महल देख रहे हैं साइड में। चलिए, इस प्रकार बलबन की प्रशासनिक सुधार हम देखें एक बार। दीवान अर्ज, सैन्य विभाग, दीवान ममालिक, गुप्तचर विभाग, ये साहिब दीवान, प्रांतीय दीवान को बनाया। ये प्रशासन में कुछ सुधार किए। सिख यानी जिले का मुखिया सिकदार बना दिया, सिख माने जिला होता है। जागीरदारी व्यवस्था शुरू की, सेना को सेवा के बदले जागीरें देने लग गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। एकता और जागीरों का पुनर्ग्रहण प्रारंभ कर दिया। अमीर खुसरो को अपने पास बुलाया। अमीर खुसरो वह व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा है। इनकी किताबें आप जरूर लिखिएगा, जरूर देखिएगा, इनकी बुक्स को तो जरूर याद कर ले भैया। मोहम्मद युद्ध में ही मारा गया तो बलबन को अपने पुत्र मोहम्मद की मौत का सदमा लग गया और बहुत कमज़ोर होता चला गया और अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया कैखुसरो को। ठीक है, बलबन ने अंतिम समय में कोतवाल, तुगरिल, उमरा, ख्वाजा बस वजरी के बड़े पुत्र खुसरो को उपाधि उत्तराधिकारी नियुक्त किया और 1287 में बलबन की मृत्यु हो गई। ऐसा माना गया जब बलबन की मृत्यु हुई तो दिल्ली के सुल्तानों को, जो सरदार थे, दिल्ली के अमीर थे, उनको बड़ा सदमा पहुंचा और वो बलबन के सब को लेकर लाल महल से दौड़ पड़े और हाय अल्लाह हाय तौबा कर रहे थे। और सीधा जब दारुल अमन पहुँचे, यानी कि दारुल अमन में कह सकता हूँ कि वहाँ पर जो है कब्रिस्तान जो है दारुल अमन पहुँचे और वहाँ जाकर के बलबन को दफनाया और ऐसे धूल फाँक रहे हैं और ऐसे करके रो रहे हैं बहुत ज़्यादा। 40 दिन तक उन्होंने 40 दिन तक ज़मीन पर सोए, समझ रहे हो ना। तो ये एक इसकी हितैषीपन का भी प्रतीक है कि शायद कोई तो चाहता था उसे, ऐसा नहीं, इतना ज़्यादा कट्टर नहीं था। चलिए, इस प्रकार हम देखते हैं। इसके बाद कैखुसरो शासक बना। कैखुसरो दिया गया लेकिन बन नहीं पाया। कुछ दिन के लिए कैखुसरो भी माना गया है कई किताबों में। जैसे दिल्ली के बाद निजामुद्दीन ने सुल्तान नहीं बनने दिया और मंडोली में मरवा दिया। फिर बुगरा खां का पुत्र कैकूबाद शासक बना। उपाधि उसने ली थी मोइनुद्दीन। ठीक है, ऐसा माना गया है कि इसने कैकूबाद ने स्त्री का मुख तक नहीं देखा था। 17 वर्ष की अवस्था में राजा बना था कैकूबाद और दिल्ली के निकट किलोखरी के किले का निर्माण करवाया। इसी के समय पे किलोखरी में रहने के बाद वह भोग विलासी बन गया। निजामुद्दीन दादबेग को नायब और मलिकास बनाया और बोला कि कैकूबाद घाघरा नदी पर मिले और वहीं जब मिला तो उसने वहीं पर निजामुद्दीन को मरवा दिया। अब कैकूबाद में समाना से मलिक फिरोज खिलजी को बुलाकर राज्यपाल बनाया और उसे मलिक आरिज ए मुमालिक पद पर बैठा दिया। शाइस्ता खां की उपाधि दी और फलस्वरूप वह खिलजी और सुरखा के बीच में युद्ध हुआ। कैकूबाद पर फालिस गिर गई और कैकूबाद फालिस से मर गया। कैकूबाद के बाद में क्यूमर्स शासक बना जो कि 2.5 से 3 वर्ष का शासक है और इसका संरक्षक बनाया गया जलालुद्दीन फिरोज, मलिक फिरोज खिलजी को। मलिक फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी कह सकते हैं आप। और 2.5 वर्ष के इस बालक को फिरोज खिलजी ने बड़ी ही कुशलता के साथ एक कपड़े में सफ़ेद में लपेटकर आगरा के पास यमुना नदी में धकेल दिया। इस प्रकार कह सकते हैं कि इसका अंत हुआ। नासिरी चबूतरे पर राज्याभिषेक हुआ था बेचारे क्यूमर्स का, लेकिन उसको तो मार दिया ना फिरोज खिलजी ने। भैया देखो, क्यूमर्स शासक बना, 3 वर्ष की अवस्था में नासिरी चबूतरे पर राज्याभिषेक हुआ। शमसुद्दीन द्वितीय की उपाधि धारण करके इसको गद्दी में बैठा ला गया था। बच्चा, उसको क्या मालूम। और इसने वकील बनाया था एतमाद सुरखा को, बारबक कच्छन को खिलजी ने। इन दोनों को तो मार ही दिया था खिलजी, धीमे धीमे ख़त्म कर रहा था। खिलजी ने 1290 में क्यूमर्स को कपड़े की चादर में लपेटकर यमुना नदी में फेंक दिया। इस प्रकार इलवरी वंश का अंत हुआ और खिलजी वंश की शुरुआत हुई। तो आज तक हमने सभी शासक जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे एक एक करके सभी को देखा। इससे बेहतरीन वीडियो की संभावना बहुत कम है। देखो, आपको ज़रूर याद रखना पड़ेगा कि ये चीज़ें बड़े काम की हैं। इनको ये वाला देखो, हमने एक एक तरफ से सारा कुछ डायनेस्टी देख ली है। और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपको और भी कुछ इससे ज़्यादा मैटर चाहिए तो हम एक और वीडियो बना सकते हैं, लेकिन इसके बाद हम सीधा खिलजी वंश पढ़ेंगे। एक वीडियो में सारा खिलजी वंश समाप्त करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। इसको याद रखते हुए चलते हैं कैसे कैसे ये दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक गुलाम वंश का कैसे कैसे शुरुआत हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।